जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो हम लोग अब यहाँ आंसर की देखते हैं। सीडीपी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वन बाई वन अलग वीडियो में हम लोग वन बाई वन सभी सब्जेक्ट की आंसर की यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट की सीडीपी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। कब वो व्यस्त यानी सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं? उनके पूर्व ज्ञान को प्रखित किया जाता है, नकारा जाता है। जब करते हैं नहीं, शिक्षार्थी को सामाजिक भावात्मक अपेक्षाओं उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है, नकारात्मक शब्द हो गया। अधिगम का बल, दोहराव और रटना, रटना भी नेगेटिव कीवर्ड हो गया। मैंने कीवर्ड भी बताए थे वहां पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया। तो यहां देखिए, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, तब वो क्या करते हैं? व्यस्त और सक्रिय यानी कि एक्टिव महसूस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहां पर कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, ये भी राइट ऑप्शन है। जब दोनों सही हैं हमारे यहां पर, तो देखिए, और सही व्याख्या भी करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता, कठिनाई, सीखने की अक्षमता की बात की गई है यहां पर, वाले बच्चों में क्या होता है? मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ऐसा नहीं होता। नजर कमजोर होने का पढ़ने में परेशानी होती है, रॉन्ग। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में समस्या होती है, रॉन्ग। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट हम लोग यहां से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनकी हाल पर छोड़ देते हैं, उनकी हाल पर छोड़ देंगे, रॉन्ग ऑप्शन। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, रॉन्ग ऑप्शन। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं? एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। यही हमारा राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 यहां पर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 5 लोग देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको यहां पर बताना है। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जीन प्याजे से पूछा गया है। जीन प्याजे से यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पुरुष संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं होती हैं? तो यहां पर देखिए, नकल एवं प्रतिवर्ती जी नहीं, संरक्षण और अमूर्त चिंतन जी नहीं, वर्गीकरण और क्रमबद्धता जी नहीं, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद किसकी पूछी गई है? पूर्व संक्रियात्मक की यहां पर आपसे बात की गई थी, सेकंड स्टेज की यहां पर बात की गई थी। क्वेश्चन 7 कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है ऐसे प्रश्न पूछने का? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 2, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन 3, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। और ऑप्शन 4, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं कि आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की का निर्धारण करती है। आनुवांशिकता जो है एक व्यक्ति के पूरी तरीके से, तो देखिए, शैक्षणिक सफलता का नहीं करती, सीखने की शैली का नहीं करती, जेंडर का नहीं करती, सेक्स का करती है, सेक्स करती है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहां पर
बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर यहां पर इसका बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। वजन में बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो क्या ये संख्यात्मक परिवर्तन है? जी नहीं। गुणात्मक परिवर्तन? जी नहीं। भावात्मक परिवर्तन है? जी नहीं। ये क्या है? ये मात्रात्मक परिवर्तन है। कैसे है ये? क्वांटिटेटिव चेंज है ये। कैसे है? क्वांटिटेटिव ये चेंज है। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका लेव वाइगोस्की से यहां से पूछा गया है। तो देखिए, खुद को पुनर्वलन के उपयोग के द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा या संतुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में? विकास के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता तो सही हो जाता। तो यहां क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि विकास कैसा होता है? चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। ये यहां पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनात्मकवाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक अपनाया जाएगा? कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? क्वेश्चन 12 यहां से हमसे पूछा गया है। कौन सा अपनाया जाएगा? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना या निर्देशित खोज? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बन जाएगा। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये 13 है, ये 14 है आपका, और ये 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव या जेंडर पहचान। तो क्वेश्चन क्या है फिर समझिए कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जेंडर भेदभाव। क्या कहलाते हैं? जेंडर भेदभाव। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बनेगा। क्वेश्चन हम लोग 14 की बात करें। क्वेश्चन अगर 14 की बात करें तो एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा छात्र अपनाया जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा? विशेष बच्चे हमेशा पाठचर्या पर काम करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंचे और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। यही समावेशी शिक्षा का ये उद्देश्य होता है। तो ये इसका राइट आंसर 3 बनेगा। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लेव वाइगोस्की से पूछा गया क्वेश्चन है आपका। लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहां पर पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? अनुशंसित दृष्टिकोण कौन सा है? तो यहां पर देखिए, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित पूरा कर सकें। ऑप्शन 2, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर को पूरी तरह से असंबंधित हो। छात्रों की वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ऑप्शन 4, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, हिंज की दुविधा से पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। कैसे उचित है ये? तो देखिए, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय से, सामाजिक सरोकार और विवेक,
नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 2 और 3 में से कोई एक होगा। ये दोनों 2 एंड 3, ट्रू और थर्ड में से इसका कोई एक राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर हमारा गिवन है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, क्या कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? कोशिश की कमी को, कार्य कठिनाई को, किस्मत को, या योग्यता का अभाव। तो योग्यता का अभाव ऑप्शन नंबर 1 इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन कारण का क्वेश्चन है। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण है इसका विकासात्मक प्रतिभा केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा, ये ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आंसर की आप लोगों तक पहुंच सके सभी सब्जेक्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच प्रश्न की विशेषता नहीं है? आलोचनात्मक सोच प्रश्न की विशेषता यहां पर नहीं है। यह क्वेश्चन आपका यहां से आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 पर। क्वेश्चन 20 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 20 की अगर बात की जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते वक्त समय लगातार अपने स्वयं की दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता बाधित है। ये भी राइट ऑप्शन है, बट ये सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर बनेगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि यहां देखिए अभिकथन गिवन है और एक यहां पर क्या गिवन है, कार्ड गिवन है। 21 की तरफ चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन जो हुआ क्वेश्चन नंबर 21, देखिए विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षक को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये यहां पर रॉन्ग हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 22 हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन इस हर बार सीटेट में आता ही रहता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि अवधारणा का निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है इनका? कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। जी नहीं। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसारित करते हैं। जी नहीं। अलग अलग आयाम में लोग अलग अलग योग्यता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहां पर हो जाएगा। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है? तो रटना क्या तकनीकी होती है? रटना मैं नेगेटिव में आपको बताया था। जिन्होंने कीवर्ड वाली वीडियो देखी होगी वहां से भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से अवधारणात्मक रूप के कौन सा बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो ये जो बनेगा क्रम इसका बनेगा क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहां पर बनेगा। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है यहां पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 की
शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसका जो कारण है, कारण यहां पर पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। तो यहां पर देखिए दोनों सही हैं, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर हमसे पूछा गया है कि जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता एक राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर है, तो वह एक कुत्ते को देखती है जो ऐसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर आप इंग्लिश से आराम से निकल पाएंगे, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ होगा। एसिमुलेशन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 1, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा लेकिन इंग्लिश से आप इसका आंसर इजीली निकाल पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन नंबर 27। इसका जो आंसर बनेगा संवेदनशील अवधि, इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। 28वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 28वां क्वेश्चन जो है, दोहराव और बारंबारता के लिए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? किसकी विशिष्ट पहचान है ये? तो स्वलीन क्रम विकार की विशिष्ट पहचान है। 28 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग ईवीएस देखेंगे, फिर मैथ्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो देखिए, मानकीय बुद्धि परीक्षण जी नहीं, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो जी नहीं, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहां बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जी नहीं। अधिगम केवल कक्षा औपचारिक शिक्षण विन्यास से होता है, जी नहीं। अधिगम व्यक्तिवादी प्रक्रिया है, जी नहीं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सीडीपी के सभी 30 क्वेश्चन के आंसर की, जिसमें से एक क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, मैंने वहां आपको 2 ऑप्शन बताए थे या 2 क्वेश्चन में, बाकी का 100% एक्यूरेसी इन आंसर की में रहने वाली है। जब आप फाइनल की आंसर की आएगी तो आप इसे मैच कर लीजिएगा उन 2 क्वेश्चन में जहां मैंने 2 ऑप्शंस बताए हैं, उनके अलावा कोई भी डाउट आप किसी भी ऑप्शन में मत रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ।